हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि खंडन और विखंडन, उसके बाद मुकुलन, पुनर्जन्म जिसे कहते हैं, इस तरह के टॉपिक हमने पढ़ लिया था। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन। ठीक, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। देखिए, पहले हम लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो लैंगिक जनन होता क्या है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर क्या करते हैं, नई संतान को जन्म देते हैं, तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक, इसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर एक नई संतान को जन्म देते हैं, तो यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। नर युग्मक या नर कोशिका बोल सकते हैं, मादा युग्मक या मादा कोशिका बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, इसमें दो होते हैं। क्या होते हैं? एक नर युग्मक जो हमने वहां पर लिखा है, और एक होता है मादा युग्मक। ठीक, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक, इसके बाद आपका भ्रूण का निर्माण होता है, और फिर यही आगे चलकर क्या हो जाता है, एक संतान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, समझ गए? हमें पहले पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में समझ चुके। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर नए संतान को जन्म देते हैं, तो यह जनन क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। ठीक, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद भ्रूण बनता है। वही भ्रूण आगे चलकर संतान के रूप में विकसित होता है। ठीक है, ये बातें समझ आ गई आपको? तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक, हो गया? चलिए देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिए। पुष्पी पादप के बारे में, जैसे पुष्प होते हैं, तो देखिए, पुष्प एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। ठीक, तो इसके पहले इसमें एक और टॉपिक हम देख लेते हैं। पहले एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी और इसके बाद द्विलिंगी। ठीक, हमें इन दोनों के बारे में समझना पहले। ठीक, एक लिंगी क्या होते हैं, द्विलिंगी। ध्यान दीजिएगा, एक लिंगी का मतलब जिसमें नर या मादा जनन अंग में से कोई एक ही जनन अंग पाया जाए। ठीक,
यानी नर और मादा जनन अंग में से कोई एक जनन अंग पाया जाए, या तो वह नर हो या तो वह मादा हो। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी, जिसमें नर व मादा जनन अंग में से केवल एक जनन अंग पाया जाए, जनन अंग पाया जाए। अब एग्जाम्पल सुनिएगा, देखिए जैसे हम बात करते हैं मनुष्य, ठीक, पशु एक लिंगी होते हैं सब, ठीक है। उसके बाद कुछ पौधे होते हैं जैसे पपीता, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पपीता आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, और इसमें मनुष्य, पशु, पपीता ये एक लिंगी होते हैं, यानी किसी एक जीव में, यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, जिसमें किसी एक जीव में नर एवं मादा जनन अंग में से केवल एक जनन अंग पाया जाए, जिसमें किसी एक जीव में, किसी एक जीव में, ठीक, जिसमें किसी एक जीव में नर व मादा जनन अंग में से केवल एक जनन अंग पाया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, एक लिंगी। ठीक, मनुष्य, पशु, पपीता, ठीक, जैसे नर में क्या होता है, ठीक, तो नर में नर जनन अंग होता है और मादा में क्या होता है, मादा जनन अंग। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका एक लिंगी। और द्विलिंगी क्या होता है, जिसमें किसी एक जीव में नर व मादा जनन अंग में से अंग दोनों पाए जाएं, दोनों पाए जाएं, तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। अब ध्यान देना, इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कोई पौधा, पौधा मतलब यहाँ पर तो पपीता का है, लेकिन इसमें कोई फूल हो गया, जैसे गुड़हल का फूल, ठीक है। समझ गया ना, तो द्विलिंगी क्या होता है, एक लिंगी क्या होता है, उसको नोट कीजिए। ठीक, इसमें मनुष्य, पशु, पपीता, गुड़हल, ठीक, इसके बाद और भी एग्जाम्पल जैसे सरसों, सरसों भी कैसा द्विलिंगी, ठीक है। तो एक लिंगी जिसमें किसी एक जीव में नर व मादा जनन अंग में से केवल एक ही पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी, जैसे मनुष्य, पशु, पपीता। द्विलिंगी जिसमें किसी एक जीव में नर व मादा जनन अंग में से दोनों पाए जाए, ठीक, दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी, जैसे गुड़हल में होता है, सरसों इसमें पाया जाता है। ठीक, इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एक टॉपिक रहेगा आपका जो मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें मटर आता है, तो मटर भी क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। अब देखिए हम बात करेंगे पुष्पी पादपम लैंगिक जनन। ठीक,
देखिएगा, ये चित्र बनाना है आपको। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इनका नाम क्या है? ये जो ऊपर है इसका नाम है वर्तिकाग्र। क्या नाम है? वर्तिकाग्र। उसके बाद यह जो पूरी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो पाइप है, पाइप की जैसी संरचना, यह कहलाती है वर्तिका। ऊपर वाला यह चिपचिपा होता है, यह कहलाता है वर्तिकाग्र। उसके नीचे की यह पाइप वाली संरचना, जिससे वर्तिकाग्र जो होता है किससे जुड़ा होता है? अंडाशय से। ठीक, तो यह क्या कहलाता है? अंडाशय, नीचे वाला भाग। ठीक है, ये होता है बीज कोश। इसमें होते हैं बीजाणु। ठीक है, और इसे कहते हैं दलपुंज या पंखुड़ी। क्या कहते हैं? पंखुड़ी। नोट कीजिए इसको पहले। देखिए, यह दलपुंज हो गया आपका। ठीक, क्या हो गया? दलपुंज। दलपुंज, या इसी को दूसरा नाम देते हैं पंखुड़ी। क्या कहते हैं? पंखुड़ी। ठीक, दिख रहा है? दलपुंज और पंखुड़ी। उसके बाद इसे बीज कोश या बीजाणु भी कहते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे दूसरा नाम लिखिएगा आप लोग। इसे कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश, जिसके अंदर होते हैं परागकण। इसे कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। ठीक, तंतु क्या होती है? जिस पर पराग कोश क्या होते हैं? टिके होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तिका और तंतु में अंतर इतना है कि जो वर्तिका होती है वह वर्तिकाग्र को संभाले रहती है या सहारा देती है, और यह कहाँ से जुड़ी होती है? अंडाशय। ठीक, लेकिन जो तंतु होते हैं वह परागकोश को सहारा देते हैं। ठीक है, दलपुंज हो गया, जिसे पंखुड़ी भी कहते हैं, जो यह आपके लाल रंग की होती हैं। ठीक, ये पंखुड़ी होती हैं। उसके बाद यह जो पत्तियां हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं कि बाह्य दल। क्या बोलेंगे? बाह्य दल। ठीक, यह सहारा देने का कार्य करती हैं और इनकी रक्षा करती हैं। समझ गए? इसको नोट कीजिए, बनाइए। यह पत्तियां जो होती हैं वह क्या है? बाह्य दल। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को लेकर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यह तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्त्री केसर। क्या बनाते हैं? स्त्री केसर। यानी यह जो भी भाग है यह मादा के भाग हैं।
ठीक। मादा जननांग है कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पराग कोश और तंतु, यह दोनों किसके भाग है? यह दोनों पुंकेसर के भाग है। किसके भाग है? पुंकेसर। पुंकेसर से यहाँ तात्पर्य है नर जननांग, ठीक। यानी पराग कोश और तंतु किसके भाग है? नर जननांग के। उसके बाद दलपुंज जो होता है यह आपका केवल जीवों को आकर्षित करने के लिए होता है, अभी बताएंगे क्यों, ठीक। जैसे तितलियां हो गई, उन्हें आकर्षित करने के लिए होता है। जैसे यह सुनहरा रंग का या फिर अलग अलग रंगों का होता है, लाल रंग, सभी फूलों में जो अलग अलग कलर की होती हैं। दलपुंज वही पंखुड़ी जो होती है उसी को दलपुंज कहते हैं, ठीक। उसके बाद बाह्य दल जो होता है यह इस फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। जब कलिका अवस्था में यह फूल रहता है छोटा सा, तो उसको देखेंगे पत्तियां जैसा कुछ लपेटे रहता है, वही क्या कहलाता है? बाह्य दल, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए लिख लीजिए या फिर इसको बनाइए पहले। फिर हम लिखना शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए लिखना शुरू करते हैं। पुष्पों में नर व मादा जननांग होने, या फिर ऐसे लिखिए, पुष्पों में नर व मादा जननांग पाया जाता है। कुछ पादप एक लिंगी अथवा एक लिंगी में उदाहरण क्या? पपीता जैसे, अथवा कुछ द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी में गुड़हल एग्जाम्पल, द्विलिंगी होते हैं। इनमें लैंगिक प्रजनन के पश्चात नई संतति उत्पन्न होती है। अब नीचे लिखेंगे, पुष्पों के कई भाग होते हैं, या फिर ऐसे लिखिए, कई भाग होते हैं। अब इसमें से हमें समझना है पहला क्या, कि स्त्री केसर में कौन कौन से होते हैं। पहले देखिए, पहला होता है पुंकेसर, पुंकेसर। दूसरा होता है स्त्री केसर। तीसरा होता है दलपुंज, या फिर यहाँ लिखिए दलपुंज, जिसे क्या कहते हैं? पंखुड़ी। चौथा होता है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल, ठीक। ये चौथा है आपका। तो पुष्पों में नर व मादा जननांग पाया जाता है, ठीक। कुछ पादप एक लिंगी जैसे पपीता, अथवा कुछ द्विलिंगी होते हैं जैसे गुड़हल। इनमें लैंगिक प्रजनन के पश्चात नई संतति उत्पन्न होती है। पुष्पों के कई भाग होते हैं जैसे पुंकेसर, स्त्री केसर, दलपुंज और उसके बाद बाह्य दल। यहाँ पर ये लिखे इसलिए क्योंकि लैंगिक प्रजनन के ही पश्चात होता है, ठीक। इसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन होता है। तो फिर इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसको हमने कितने भागों में, कई भागों में बांटते हैं, जिसमें से हमने 4 भाग, ये हमारा मुख्य होता है। ठीक, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। यहाँ कई भाग नहीं लिखकर आप 4 मुख्य भाग भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। उसमें से 4 मुख्य भाग में से पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। उसके बाद दल पुंज जो होता है या बाएं दल, इसका भी अलग अलग होते हैं। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं, अब हो गया होगा। चलिए देखिए, अब हमें देखना है किसके बारे में लिखना, पहले पुंकेसर। पुंकेसर यह पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसके 2 भाग होते हैं, जिसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं, तो देखिए, पहला कौन सा होता है आपका परागकोश, पहला परागकोश, दूसरा तंतु, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला लिखेंगे क्या, परागकोश। परागकोश यह हमारा चारों भागों में से पहला है, उसके बाद उसका पहला क्या है, परागकोश। अब इसमें लिखेंगे परागकोश एक गुच्छेदार संरचना होती है, जिसमें कौन उपस्थित होते हैं, जिसमें परागकण उपस्थित, परागकण होते हैं, ऐसे लिखिए, परागकण होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, परागकण। अब दूसरा तंतु, ध्यान दीजिएगा, तंतु क्या है, तंतु परागकोश को सहारा देती है, क्या करती है, सहारा देती है। तो तंतु, इसमें लिखेंगे तंतु एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी संरचना है जो परागकोश को सहारा प्रदान करती है। सहारा मतलब सहायता प्रदान करती है। इसी पर परागकोश क्या होता है, टिका रहता है, टिका रहता है। इसी पर परागकोश क्या रहता है, टिका रहता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक परागकोश और दूसरा तंतु। ठीक, परागकोश यहाँ ये वाला सा लिखे, चाहे जो सा लिखे, उससे गड़बड़ नहीं है। ठीक है, पुंकेसर जो होता है नर जननांग होता है। उसके बाद आपका इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश क्या होता है, जिसमें गुच्छेदार संरचना होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। जो परागकण क्या होते हैं, यही नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक। परागकण क्या होते हैं, नर युग्मक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही जो होते हैं परागकण, यही क्या होते हैं, नर युग्मक। ठीक, उसके बाद आपका तंतु एक ऐसी संरचना होती है जो परागकोश को सहायता या सहारा प्रदान करती है। इसी पर क्या होता है, परागकोश क्या होता है, टिका रहता है। ठीक, समझ गए। अब इसको हटाते हैं। अब हमें लिखना है स्त्री केसर के बारे में। उसके 2 भाग हो गए। अब स्त्री केसर, स्त्री केसर
दूसरा नंबर स्त्री केसर। ध्यान दीजिएगा, स्त्री केसर क्या है? यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, जिसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला भाग आपका वर्तिकाग्र। अब देखिए वर्तिकाग्र क्या होता है? यह एक चिपचिपा संरचना होता है, ठीक। वर्तिकाग्र एक चिपचिपा संरचना होता है। इसी पर परागकोश से परागकण निकल कर आते हैं और चिपक जाते हैं। देखिए होता क्या है, परागकोश से परागकण जब निकल कर आते हैं तो क्या होते हैं? इसी पर चिपक जाते हैं। किस पर? वर्तिकाग्र पर, ठीक। इस वर्तिकाग्र पर यह चिपचिपा पदार्थ होता है। उसके बाद ये परागकोश से जो परागकण आते हैं वह इसी पर चिपकने के बाद इसे अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने का मतलब कि यह चिपचिपा पदार्थ को, जैसे कोई पानी में कुछ डाल दीजिए जिससे चना या मटर, ठीक, तो क्या होगा? कुछ समय बाद देखेंगे कि वो फूल जाएगा। आप शाम को भिगो कर रख दीजिए, सुबह फूल जाता है, ठीक। तो क्या होता है, ऐसे ही यह भी चिपचिपा पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाता है। फूलने के बाद यह क्या करता है? एक पराग नली का निर्माण करता है। यही वर्तिका जो होती है यही पराग नली के तरह कार्य करती है, ठीक। तो इसी पराग नली से होते हुए क्या होता है, यह जो होता है परागकण कहाँ चला जाता है? अंडाशय में, ठीक, चिपक जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है? वर्तिका। यह एक नली होती है जिस पर परागकोश वर्तिकाग्र टिका रहता है, ठीक। और यह वर्तिकाग्र को किससे जोड़ता है? अंडाशय से जोड़ता है। और यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। वर्तिकाग्र क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा संरचना होती है। इसी परागकोश से परागकण निकल कर आते हैं और चिपक जाते हैं, ठीक। वर्तिका क्या होती है? यह एक नली होती है जिस पर क्या होता है? यह वर्तिकाग्र टिका होता है, ठीक। और वर्तिकाग्र से अंडाशय को जोड़ने का कार्य भी कौन करता है? वर्तिका करती है, ठीक है। समझ गए इतना? तो 2 हो गए, इसमें हमें 3 पढ़ना तो 2 हो गया। तीसरा हमें क्या देखना है? अंडाशय। इसको नोट कीजिए, उसके बाद अंडाशय पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा।
ठीक, देखिए हमें क्या देखना है, अंडाशय तीसरा भाग इस तरीके सर का। देखिए यह क्या होता है, यह एक ऐसा भाग होता है जहां पर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, यानी मादा युग्मक यहीं पर रहता है। ठीक, अंडाशय में मादा युग्मक उपस्थित होता है, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, जिससे, या फिर ऐसे लिखेंगे, यहीं पर निषेचन प्रक्रिया होती है, निषेचन प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला। अगला क्या है हमारा, दलपुंज, तीसरा नंबर, दलपुंज या पंखुड़ी। ठीक, हमारा इस तरीके से यहाँ समाप्त हो गया था, पंखुड़ी। देखिए यह क्या होता है, यह है एक रंगीन, यह पुष्प का रंगीन भाग होता है, जिससे कीट पतंग यानी तितलियां, कीट पतंग आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। यहाँ पर पतंग का मतलब काइट वाला पतंग नहीं है, कीट पतंग मतलब छोटे जीव। ठीक, आकर्षित होते हैं। अब यह आकर्षित होते हैं क्यों, अभी बताएंगे कि जो जीव आते हैं वही साथ में अपने परागकोश से परागकण भी लेकर आते हैं। ठीक, जिस पर यह बैठते हैं इसके कारण आकर्षित होते हैं, तो इस पर बैठने के कारण क्या होता है, वह परागकण इस पर आ जाता है, वर्तिकाग्र पर। ठीक, दलपुंज हो गया। अब अगला आपका रहेगा बाह्य दल। क्या लिखना है, बाह्य दल। ठीक है, चौथा नंबर, बाह्य दल। यह पुष्प को कलिका अवस्था में, यानी जब पुष्प होता है कलिका के रूप में होता है, तब कलिका अवस्था में रक्षा प्रदान करता है, यानी जब पुष्प छोटा होता है, कलिका अवस्था में होता है, तो यही क्या करता है, उसको रक्षा प्रदान करता है। इतना लिखिए, दिख नहीं रहा होगा पर हम फिर से बोल दे रहे हैं। अंडाशय में क्या लिखे हैं, अंडाशय में मादा युग्मक उपस्थित रहता है, यहीं पर निषेचन प्रक्रिया होती है। ठीक, अंडाशय में मादा युग्मक उपस्थित रहता है, यहीं पर निषेचन प्रक्रिया होती है। दलपुंज में यह पुष्प का रंगीन भाग होता है, जिससे कीट पतंग आकर्षित होते हैं। ठीक है, बाह्य दल में क्या है, यह पुष्प को कलिका अवस्था में क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। ठीक, रक्षा या सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, लिख चुके हैं। तो देखिए, जैसे आपका पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है, वैसे ही अंडाशय में बीजांड होते हैं। ठीक, हम समझते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। अभी तक हमने इसके भाग पर समझा है। ठीक, लेकिन इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ था वर्तिकाग्र आपका, अब समझिएगा इस कहानी को। ये क्या था, वर्तिका। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि किसी पौधे का, ठीक, यानी किसी पादप का उसी पराग कोश से, या फिर बात करें उसी पराग कोश से निकले कर परागकण
इसी के वर्तिकाग्र पर आते हैं या फिर किसी अन्य पौधे से भी आ सकते हैं। ठीक, यानी कोई दूसरा पौधा होगा उसके भी परागकण इस पर आ सकते हैं। अब दूसरा पौधा ये कि किसी और नहीं, इसी जाति का, इसी प्रजाति का, यानी ये गुड़हल का फूल है तो गुड़हल के फूल के किसी और पौधे का परागकण किस पर, इस पर आ सकते हैं इसके वर्तिकाग्र पर। ठीक, तो चाहे इसके आ जाए इसके पराग को उसके परागकण आ जाए, चाहे किसी और इसी प्रजाति के किसी और पौधे के, ठीक, यानी किसी और गुड़हल के पौधे के जो क्या है परागकण इस पर आ जाए। हम मान लिया कि गुड़हल का फूल है, ठीक, इसीलिए। ठीक, अब देखिए होती कैसे है प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा। पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, अब समझिएगा लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। ध्यान दीजिए, जब किसी पराग कोश से, या फिर ऐसे लिखिए, जब पराग कोश से परागकण निकल कर हवा, पानी एवं कीट पतंगों द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित चिपचिपा पदार्थ को अवशोषित कर फूल जाते हैं और इनसे एक क्या निकलती है, कलिका निकलती है। इनसे एक, सॉरी कलिका नहीं, क्षमा कीजिएगा, इनसे एक नली निकलती है। ठीक, इनसे एक नली निकलती है जिसे पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे पराग नली कहते हैं, पराग नली कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका वर्तिका होता है ये वाला भाग, इसी से होकर जाती है वह नली। ठीक, इसी क्या कहते हैं, पराग नली। एक तरह से इसी वर्तिका को समझ लीजिए पराग नली कहते हैं। ठीक, जिसे पराग नली कहते हैं। यह कहाँ से विकसित होता है, जब वर्तिकाग्र पर क्या आता है, बीज आता है। बीज कहने का मतलब कि परागकण आता है। ठीक, बीज नहीं परागकण, यानी नर युग्मक आता है तो वह फूल जाता है, उसी से क्या निकलती है, नली निकलती है, जो कहाँ जाती है, जो ऐसे लिखिए, जिसके माध्यम से, जिससे होकर परागकण क्या है यहाँ पर, नर युग्मक, ध्यान रखिएगा। अंडाशय में उपस्थित बीजांड, ठीक, बीजांड मतलब यहाँ पर मादा युग्मक से है, मादा युग्मक तक पहुँचता है। क्या करता है, पहुँचता है। ठीक है, तो पुष्पों में लैंगिक जनन क्या है, जब परागकोश से परागकण निकलकर हवा, पानी एवं कीट पतंगों के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचते हैं
तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित चिपचिपा पदार्थ अवशोषित करके फूल जाते हैं और इनसे एक नली निकलती है जिसे क्या कहते हैं, पराग नली। और यह नली अंडाशय से जुड़ी होती है और इसी नली के माध्यम से पराग कर क्या होते हैं, अंडाशय तक जाते हैं जहाँ पर मादा युग्मक होता है। ठीक, इस मादा युग्मक तक पहुँचने के बाद यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक, पहुँचता है और फिर यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। इतना नोट कीजिए, समझ आ गया कहानी। अब देखिए निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होगा, यह जो अंडाशय था, अंडाशय में बीजांड थे, तो बीजांड धीरे धीरे क्या होगा, एक कठोर आवरण में परिवर्तित हो जाएगा। कठोर आवरण में परिवर्तित होकर वह बीज बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, बीज। और वह उसके बाद अंडाशय जो है, इसके अंदर तो बीजांड है। ठीक, ये क्या है ना, मादा युग्मक। क्या है, मादा युग्मक। ठीक, एक तरह से क्या है, बीजांड इसे कहते हैं। ठीक, मादा युग्मक या बीजांड भी कहते हैं। यह क्या होता है, बीज बदल जाता है बीज में, और अंडाशय जो होता है यह परिपक्व होकर फल बन जाता है। ठीक, और बाकी जो होते हैं कलिकाएं, सॉरी, जो दल पुंज पंखुड़ी आपका, ये सब बाकी सब होते हैं, क्या होते हैं, वर्तिका वर्तिकाग्र, ये सब मुरझा कर गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जब फल बन जाता है तो उसके फूल हट जाते हैं, तो सब मुरझा कर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, लिख चुके हैं। अब हम इसी को आगे अभी लिखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक, इतना लिखे। निषेचन की प्रक्रिया के बाद, या फिर ऐसे लिखे, अंडाशय में निषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होने से मतलब यहाँ पर है जो फल और फूल की बात हो रही है। ठीक, और बीज जो होता है, तो भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसमें जो बीजांड होता है, विकास होता है, तथा बीजांड एक कठोर आवरण में बदलकर बीज बन जाता है। और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तथा वर्तिका दल पुंज, ये सब क्या होते हैं, मुरझा कर गिर जाते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को, नोट कर लीजिए। दल पुंज, वर्तिकाग्र, बाह्य दल। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसमें बाह्य दल भी लिख लीजिएगा।
बाह्य दल पुंकेसर, स्त्री केसर, सब जितने हैं सब मुरझा के गिर जाते हैं। बचता क्या है? केवल बीजांड बचता है। और उसके बाद क्या होता बचता है आपका अंडाशय, जिसमें से बीजांड जो होता है वो बीज बन जाता है कठोर आवरण लेकर, और अंडाशय जो होता है वो फल बन जाता है। ठीक, और बाकी से मुरझा कर गिर जाते हैं। समझ गए इस बात को? अब चलिए देखिए, हमने यहाँ तक फूल का चित्र बनाया था, ठीक, लेकिन ये फूल की प्रक्रिया हमने लिख ली, लेकिन फूल की प्रक्रिया का चित्र अभी नहीं बनाया हमने। तो ध्यान दीजिएगा, यह चित्र तो आप बना चुके होंगे, यह फूल का था, ठीक है। अब फूल की प्रक्रिया का चित्र अब देखिए कैसे बनेगा। इसी चित्र को थोड़ा छोटा बना देना है। देखिए कैसे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा चित्र सही नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसमें बीज है या फिर बीजांड है, ठीक। इसे मादा युग्मक नाम दीजिए, मादा युग्मक। क्या है? मादा युग्मक, ठीक है। और यह जो है आपका पूरा अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। क्या पूरा भाग, ठीक है, क्या है? अंडाशय। उसके बाद यह जो है वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, ठीक। और यह जो है आपका एक नली मैंने कहा था विकसित होगी, ये क्या कहलाएगा? पराग नली। क्या कहलाएगी? पराग नली, ठीक। और इस पर एक चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ है, जिस पर क्या लगे होंगे? परागकण। आकर कहाँ से लगे होंगे? दूसरे पराग कोष से आकर, ठीक, परागकण, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, परागकण यही क्या करता है? पराग नली का विकास करता है। और यहाँ पर क्या है? बीजांड, ठीक, मादा युग्मक। और परागकण क्या है? नर युग्मक। समझ गए? और यह आपका पूरा चित्र हो गया। ठीक है, तो यह कहानी आपको समझ आ गई, मतलब कैसे लिखना है एक तरह से इसको। और उसके बाद आपका यह चित्र, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपको पूछा जाए कि पुष्प की चित्र बनाइए, पुष्प के बारे में समझाने के लिए उसके भाग ना, तो क्या बनाएंगे आप? पहला वाला जो चित्र बनाए थे पुष्प का, ठीक, पूरा बड़ा वाला चित्र बनाएंगे। उसके बाद पुष्प के भाग समझा देंगे, ठीक। लेकिन अगर बोला गया कि पुष्प का चित्र बनाने के साथ साथ आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है
उसमें बीज का निर्माण कैसे होता है और फल का निर्माण कैसे होता है। ठीक, वह प्रक्रिया यदि समझाना तो क्या करेंगे, इस चित्र को बनाएंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया मैंने समझाई अभी इसके पहले कि वर्तिकाग्र पर क्या आ जाते हैं, परागकण। ठीक, उसके बाद वह चिपक जाते हैं, चिपक कर क्या होते हैं, फूल जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से एक नली का विकास करते हैं जिसे पराग नली कहते हैं, जो अंडाशय तक जाती है जहाँ पर मादा युग्मक होते हैं। फिर उसके बाद नर युग्मक और मादा युग्मक वहाँ पहुँचने के बाद मिलकर क्या करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होने के पश्चात भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास दो भागों में होता है, एक बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है, अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है। ठीक, बाकी सभी भाग जो होते हैं दलपुंज, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, सभी के सभी मुरझा कर गिर जाते हैं। समझ गए, यह पूरी प्रक्रिया थी। तो उम्मीद है कि पूरा समझ आ गया होगा आपको पुष्प के बारे में। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कि मानव में लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक, तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र वो भी देखेंगे, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। समझ गए इस बात को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा। ठीक, और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा क्लास। धन्यवाद।